हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करने वाले हैं। इस पर हम 2 वीडियोस पहले भी कर चुके हैं, जिस पे मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स के एफएम के एमसीक्यूज करवाए थे। तो जो भी नेट के पेपर में कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 2 होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस फाइनेंस का, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। उन सभी टॉपिक्स पर मैं इन सभी सीरीज में आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो जो भी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सभी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चंस की। और इसके अलावा जिनका भी टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिनका सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2 वीडियोस पहले करवा चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है ये इस पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। पहले 2 वीडियोस में मैं 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जरूर देखना वो वीडियो भी। 21 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइनेंस फंक्शंस आर। फाइनेंस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इनमें से? ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शन कौन कौन से हैं। ए, प्लानिंग ऑफ फंड्स। बी, रेजिंग ऑफ फंड्स। सी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, फाइनेंस यानी कि जिनमें मनी से रिलेटेड होती है, ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन होता है, वो सभी कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास प्लानिंग ऑफ फंड्स। जब फंड्स की प्लानिंग कर रहे हैं हम, वहाँ पर मनी की ही बात हो रही है कि जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, कैश है या किसी और फॉर्म में है, वो सभी फंड्स अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से हमें यूज़ करना है, कितना हमें जो है पैसा अपने पास रखना है डेली यूज़ के लिए, कितना लॉन्ग टर्म में लगाना है, वो सभी हम प्लानिंग करते हैं फंड्स की। तो यस, ये फाइनेंस फंक्शन है। सेकंड है रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स यानी कि हमें फंड्स कहाँ से उपलब्ध होंगे वो चीज़ देखनी है, कहाँ से हम पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। क्या हम लोन ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, कितना इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, कितने बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से सभी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये भी पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये भी फाइनेंस फंक्शन में आती है। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, मनी, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें फाइनेंस भी आता है रिसोर्सेज में। तो उनको भी किस तरह से एलोकेट करना है, किस तरह से बांटना है। जैसे अभी मैंने बताया, प्लानिंग करते हैं फंड्स की कि कितना हमें कैश के रूप में रखना है, कितना शॉर्ट टर्म फंड्स के रूप में रखना है, कितना लॉन्ग टर्म फंड्स के रूप में रखना है, ये सभी चीज़ें। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी फाइनेंस फंक्शन आ जाते हैं। तो ये सभी के सभी फाइनेंस फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the limitation of traditional approach of financial management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच उसमें आती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की हमसे लिमिटेशन पूछी हुई है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी लिमिटेशन है। ए है वन साइडेड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो क्या वन साइडेड अप्रोच है। बी, इग्नोर्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ये इग्नोर करती है। सी है मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। जो लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में सभी चीज़ें आ जाती हैं, सभी इसकी लिमिटेशन है। ये सभी चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कि ये वन साइडेड अप्रोच होती है, और ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, शॉर्ट टर्म पर ध्यान नहीं देती है। तो ये भी आ गया। और क्या है? सॉरी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ये इग्नोर करती है। तो ये तीनों ही इसकी लिमिटेशन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए।
बी फाइनेंस फंक्शन ऑफ द फर्म, फाइनेंस फंक्शन के लिए। सी ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। डी कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को वो किस में आ जाता है, फाइनेंस फंक्शन में नहीं आता बल्कि वो अकाउंटिंग में आ जाता है, अकाउंट्स में आता है। हमने पढ़ा भी है अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर है सी ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम किस में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यानी कि एचआरएम में। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसके लिए होते हैं, जो हमारे पास ह्यूमन के रूप में रिसोर्सेज है, जो हमारे पास लेबर है, सुपरवाइजर है, जो भी मतलब काम कर रहे हैं ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो ये एचआरएम का हिस्सा है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। हमने सब्जेक्ट पढ़ा भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहाँ पे हमने पढ़ रखा है ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करती है, सभी डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है। तो ये टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। ये भी यानी कि ए सी डी ये तीनों के तीनों हैं जो वो फाइनेंस मैनेजमेंट का एफएम का पार्ट नहीं है। बी ऑप्शन है फाइनेंस फंक्शन ऑफ द फर्म, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। जो फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो पैसों से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं फर्म के, वो सभी आते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फाइनेंस फंक्शन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है द रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड सजेस्ट दैट डिविडेंड्स आर डैश टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो रेसिडुअल थ्योरी है डिविडेंड की, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि डिविडेंड जो है वो डैश वैल्यू है फर्म की। ए रेसिडुअल, क्या रेसिडुअल वैल्यू है, बी रेलेवेंट वैल्यू है, सी इररेलेवेंट, या फिर डी इंटेग्रल। जो डिविडेंड होते हैं वो किस तरह की वैल्यू है फर्म की, तो डिविडेंड किस तरह की वैल्यू है, इररेलेवेंट। रेसिडुअल थ्योरी क्या कहती है कि डिविडेंड इररेलेवेंट वैल्यू होती है फर्म की, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इररेलेवेंट। नेक्स्ट है द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन। प्रपोजल कब एक्सेप्ट किया जाएगा, क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, रिजेक्टेड नहीं है बल्कि एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक्सेप्ट कब किया जाएगा, जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होता है यानी कि पीआई जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन। क्या यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, 5 या फिर 2। तो पीआई कितने से ग्रेटर होगा कि जब जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो पीआई किससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट एडिड कैन बी डन ओनली बाय। जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो डेली रूटीन के जो भी खर्चे होते हैं किसी भी फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लिए कुछ कैपिटल रखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, माल बन रहा है, या डेली जैसे बिजली के एक्सपेंसेस है, रेंट देना है, सैलरी देनी है वर्कर्स को, इस तरह के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, वो सभी वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। हमने वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ पर वर्किंग कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप वर्किंग कैपिटल का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, जो वर्किंग कैपिटल की अरेंजमेंट होती है और जो करंट एडिड होती है वो किस में आती है, ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, सी शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, या फिर डी फाइनेंशियल प्लान। अभी मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल में कौन से खर्चे आते हैं, जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 दिन के, 1 हफ्ते के, 1 महीने के, 2 महीने के, इस तरह के जो खर्चे होंगे ना शॉर्ट टर्म के, छोटे टाइम पीरियड के, वो सभी वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं, करंट एडिड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी
सी हो जाएगा शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज आते हैं, ऐसे ही करंट में भी जो करंट खर्चे होते हैं हमारे डेली के, वो आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 27, if the shareholder purchases the shares of the company at more than the face value of the share, शेयर होल्डर है वो परचेज कर रहा है कंपनी के शेयर जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे। किसी शेयर की मान लीजिए फेस वैल्यू है 100 रुपये, मार्केट में उसको बेचा जा रहा है 110 रुपये में, यानी कि प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पे उस शेयर को परचेज कर रहा है। फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम पे परचेज कर रहा है 110 रुपये पे मान लीजिए। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर देन द डैश इज कैलकुलेटेड। जब ऐसे होता है कि शेयर जो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर होल्डर परचेज करता है, तो उस केस में क्या कैलकुलेट करते हैं हम? ए अर्निंग यील्ड रेशो, बी पे आउट रेशो, सी डिविडेंड यील्ड रेशो, या फिर डी डेब्ट इक्विटी रेशो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पे आउट रेशो कब कैलकुलेट की जाती है? जब कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, कि कितना उसने शेयर होल्डर को देना है, उस पर पे आउट रेशो निकालती है वो। ऐसे ही डिविडेंड यील्ड का कब निकाली जाती है? जब डिविडेंड देती है कंपनी शेयर होल्डर को, तब डिविडेंड यील्ड निकालती है। डेब्ट इक्विटी कब निकालती है? जब डेब्ट और इक्विटी की रेशो देखनी होती है कि जितना हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा अवेलेबल है, इक्विटी शेयर अवेलेबल है, उसके रेशो में हमने डेब्ट कितने ले रखे हैं। यानी इसके ज़रिए ये देखा जाता है कि कंपनी फ्यूचर में अपने डेब्ट चुका सकती है या नहीं चुका सकती। ठीक है, तो उसलिए डेब्ट इक्विटी निकाली जाती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेयर होल्डर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर ले रहे हैं, तो इसमें क्या निकाली जाएगी? अर्निंग यील्ड रेशो निकाली जाएगी कि कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे वो शेयर बेच रही है तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ जाएगा आंसर, अर्निंग यील्ड रेशो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, ए कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले क्या है, कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है, एंड इट्स मैनेजमेंट डिक्लेयर्स डिविडेंड। और इसकी मैनेजमेंट ने क्या है, क्योंकि प्रॉफिट्स अवेलेबल है कंपनी के पास में, अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके लिए डिविडेंड यानी कि उनको देंगे, ये डिक्लेयर कर दिया है। क्या होता है कि जब शेयर होल्डर्स कंपनी के पास इतने फंड्स अवेलेबल होते हैं, इतनी अर्निंग होती है कि बाकी सबको देने के बाद जो भी डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को देने के बाद फंड्स बचते हैं, तो इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन देती है, ये डिसाइड कौन करता है? ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, और इस डिविडेंड को क्या बोला जाता है? दिस डिविडेंड इज कॉल्ड, ये हमसे पूछा है कि इस डिविडेंड को क्या बोला जाता है। ए स्पेशल डिविडेंड, बी इंटरिम डिविडेंड, सी प्रपोज्ड डिविडेंड, या फिर डी फाइनल डिविडेंड। तो देखिए स्पेशल डिविडेंड वो होता है कि जो नॉर्मली डिविडेंड देती है कंपनी शेयर होल्डर्स को, मान लीजिए नॉर्मली हर साल 10% का देती है डिविडेंड, तो उससे अलावा कुछ और दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा में कुछ दिया जा रहा है अगर शेयर होल्डर को, तो वो स्पेशल डिविडेंड होता है। ठीक है, फिर एक बार इसको बी को होल्ड रखते हैं। सी क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा होता है कि जो शेयर होल्डर की मीटिंग जो हो रही है, जो मैनेजमेंट की मीटिंग जो हो रही है, उसमें प्रपोजल रख दिया कि इतना डिविडेंड दे, उस पर सभी सहमति देते हैं। ठीक है, तो वो प्रपोज कर दिया जो मीटिंग में, वो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है। यानी कि अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उससे पहले सिर्फ प्रपोजल दिया है डिविडेंड का, वो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है। फाइनल डिविडेंड जो एंड में फाइनल हो जाता है वो डिविडेंड। और जो डिक्लेयर हो गया कि हाँ इतना हम देंगे, क्योंकि डिक्लेयर होने के बाद एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया मैनेजमेंट ने कि इतना डिविडेंड देंगे, तो फिर वो बाद में देना ही पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए टाइम पीरियड होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर देना होता है। तो जब डिक्लेयर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। यानी कि वो अभी देना पेंडिंग है, अभी तक दिया नहीं है,
लेकिन डिक्लेयर हो चुका है, देना ही पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ द एनुअल कैश इनफ्लोज आर कॉन्स्टेंट, जो एनुअल हर साल जो कैश फ्लो हो रहा है, यानी कि कैश जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, जा रहा है, वो कॉन्स्टेंट है यानी कि स्थिर है, हर साल उतना ही कैश जा रहा है। द पे बैक पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग कैश आउटले बाय, तो हमने क्या है, पे बैक पीरियड यहाँ पर निकालना है। हमसे एक तरह से ये सम है यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया है, तो यहाँ पर समझना है कि हमें पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है। तो हमें पे बैक पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना नहीं दे रखा है। कंप्यूट के लिए क्या है, कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग कैश फ्लो बाय कैश आउटले बाय, तो कैश आउटले को किससे डिवाइड करें कि जो है हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाए। तो हमें पे बैक पीरियड का अगर फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, ए है प्रॉफिट, बी एक्सपेंसिस, ये स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, एक्सपेंसिस, सी एनुअल कैश इनफ्लो, या फिर डी एनुअल सेल फ्लो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। पे बैक पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो जो आएगा उसको कैश आउटले से डिवाइड करके हम पे बैक पीरियड यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कैपिटल बस्टिंग एज एक्वायरिंग इनपुट विद लॉन्ग रन रिटर्न, हु सेड, ये किसने कहा था, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, पूछा है कि किसने कही थी स्टेटमेंट कि कैपिटल बस्टिंग एज एक्वायरिंग इनपुट विद लॉन्ग टर्म रिटर्न। ए चार्ल्स होनग्रीन, बी रिचर्ड एंड ग्रीन, सी लिंच, या फिर डी है जे बेटी। तो हमें याद रखने हैं इस तरह से नाम की कौन सी स्टेटमेंट किसने कही थी, ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये गिवन स्टेटमेंट है, हमें ये किसने कही थी, रिचर्ड एंड ग्रीन ने ये स्टेटमेंट कही थी। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। फिर भी कुछ डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी के और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।